आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह और मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। जैसे कि आपको मालूम है कि हर सुबह हम एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हो। उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हम उनकी शख्सियत पे भी बात करते हैं। आज हम बेहद खुश हैं कि हमारे इस स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही अच्छे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, जो कि एक एक्लेम्ड इवेंट प्लानर हैं, आर्ट प्रमोटर हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर अमित वाचू से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने हमारी दावत कबूल फरमाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब, थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। इट्स एन ऑनर टू बी विद यू इस प्रोग्राम में। सो नाइस ऑफ यू। अमित जी, इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि जिस भी मेहमान को हम इस प्रोग्राम में दावत देते हैं, सबसे पहले हम तो खैर जानते हैं बहुत सालों से आपसे वाबस्ता है, रिश्ता है आपसे, लेकिन जो हमारे देखने वाले ऑडियंस है उनकी जानकारी के लिए मेहमान की जो इब्तिदाई ज़िंदगी होती है, वो जन्मे कहाँ है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी इनिशियल एजुकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है उसके बारे में इनको जानकारी देते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। वहीद साहब, जैसा आप जानते हैं, मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई है, जवाहर नगर में जी। तो मैं पला बड़ा यहीं पे हूँ, स्कूलिंग भी यहीं हुई जी। पहले डीएवी स्कूल में था, फिर बिस्कू स्कूल में हुआ। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, स्किम्स मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया और काफ़ी मेमोरेबल टाइम रहा उधर। उससे पहले बेसिकली ऑल इंडिया मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर पूना में हुआ था एडमिशन, बट आई टुक बैक माइग्रेशन स्किम्स मेडिकल कॉलेज में जी। तो एमबीबीएस वहाँ से किया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब भी की सवरा में और फिर वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी आफ्टर अराउंड 1 year 7 months। और उसके बाद यहाँ काम शुरू किया। पहले थोड़ा सा हमारा फैमिली बिजनेस था फार्मास्यूटिकल्स का, उसमें थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद मुझे एक फेलोशिप का मौका मिला, येल वर्ल्ड फेलोज प्रोग्राम एक होता था, तो पूरी दुनिया से 18 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। तो उन दिनों जैसा कि आपसे तो काफ़ी टाइम से इकट्ठे काम किए, तो आपने हमें सिखाया भी है। जब दूरदर्शन में भी थोड़े से हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे, तो वो और सोशल एक्टिविज्म को लेते हुए पूरे साउथ एशिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था 2007 में जी। तो साल भर वहाँ वो प्रोग्राम किया। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिलेक्टेड मी एज द यंगेस्ट ग्लोबल लीडर, बिकॉज उस टाइम फार्मा भी कंबाइन था और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जब मैं वापस आया तो एक इंसान के माइंड में होता है कि कहीं ना कहीं आप कैसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें बेटर चीज़ों में। तो तब इवेंट मैनेजमेंट का किसी को आइडिया था नहीं, और जब भी मैं किसी से डिस्कस करता था कि इवेंट करेंगे, लाइक मैं अपने इंडस्ट्रीज़ के जब हमारे जनरल मैनेजर यहाँ थे उनसे मिलने गया, तो उन्होंने बोला ये क्यों कर रहे हो तुम, नर्सिंग होम खोलो तो वी विल गिव यू रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। मैं बैंक गया, जेके बैंक, तो उन्होंने भी बोला ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसका क्यों तुम्हें करना है, आप कोई डायग्नोस्टिक सेंटर खोलिए तो मैंने वो मुझे नहीं करना है, मुझे थोड़ा ये करना है। बिकॉज तब मुझे पता था कि इवेंट मैनेजमेंट में एक ऐसा मानिए अट्रैक्शन और पैशन है कि जिसमें आप काफ़ी यंगस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जी। तो वहाँ से फिर हमने वो सिलसिला बैक 2009 में शुरू किया। सो ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल और एंटरटेनमेंट को जितना मैं कंबाइन कर सका, राइट। मेडिकल कॉलेज में भी जैसे आपको पता है सवरा में आप भी काफ़ी आते थे हमारे कॉन्सर्ट्स में, और वो जो प्रोग्राम्स हम करते थे, तो आम अपने लोगों का सपोर्ट रहा तो तभी शायद ये सब कर पाए। अच्छा अमित जी, यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। आमतौर जो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस की तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन आपको ऊपर वाले ने सब चीज़ें मुहैया की, आपने एमबीबीएस किया, आपने जॉब भी किया एज ए डॉक्टर, बिल्कुल। लेकिन वो कौन सी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मेडिकल प्रोफेशन से खैरबाद कह के आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ खोली, जबकि यहाँ वो कॉन्सेप्ट तब नहीं था, आपने जैसे फरमाया, लेकिन वो कौन सी कसक थी दिल में आपके कि आप इवेंट मैनेजमेंट में ही आना चाहते थे? ये एक बड़ा ही इमोशनल सवाल है और मैं आपको आज शायद पहली बार मैं ये शेयर भी करूंगा, मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया। बेसिकली जब मैं जॉब कर रहा था सवरा में, तो हमारे यहाँ ना चिट उठती है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी जी रेजिडेंसी में।
तो मेरी पोस्टिंग कैंसर वार्ड में आई। जब मैंने चिट खोला तो वहाँ पे था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ओके। तो मुझे पूरा याद है, हम जब स्किम्स में थे, मेरे दोस्त ने बोला ये चिट फेंक, यहाँ पागल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये बड़ा ही डिप्रेसिंग वार्ड है, तू क्या करेगा वहाँ। मैंने बोला नहीं, अगर ऊपर वाले ने मुझे ये दिया है तो मुझे यहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही पहले दिन में गया रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वार्ड, तो ऑब्वियसली अब कैंसर का सुन के, और वो थोड़ा सा हर किसी का वो फील आता है ना कि बस यहाँ जो गया उसको जाना है। तो पहली नाइट थी मेरी, मुझे पूरा याद है कि हम जूनियर थे, बाकी सीनियर डॉक्टर्स भी थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे लाइफ में, और सबसे ज़्यादा तो नर्सिंग स्टाफ वहाँ का जिन्होंने बहुत सिखाया। पहली नाइट में एक 80 साल की औरत थी, काफ़ी सिक थी वो। एक 9 साल का लड़का था, उसको ट्यूमर था कैरोटिड आर्टरी पे, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते थे। और एक मिडिल एज्ड थे, वो भी काफ़ी सीरियस थे। ये तीनों बहुत सिक पेशेंट थे। तो मुझे एचओडी ने बोला कि डॉक्टर अमित, दिस इज़ योर फर्स्ट नाइट, वी कैन लूज दीज पेशेंट्स इन द नाइट, तो घबराना नहीं, योर सीनियर्स आर देयर, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम कितना पेशेंट को बचाएं। एंड अनफॉर्चुनेटली उस नाइट पे वो तीनों पेशेंट्स की डेथ हो गई। तो फॉर ए मोमेंट में बड़ा डिप्रेशन में भी आ गया कि मतलब ये तीनों बेचारे, मतलब एक तो बहुत रिच थे, एक मिडिल एज, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, एक बहुत पुअर थे, बच्चा वाज फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, बट ऑब्वियसली फैमिली कुड नॉट सेव। तो पहला जो मुझे कॉन्सेप्ट आया कि गाड़ियाँ, मकान, ये सब लाइफ मैटर नहीं करता है। हाँ। तो उस वार्ड में लाइफ की जो रियलिटी थी वो सीखी। उसके बाद मेरी इंटरेक्शन हुई डे केयर वार्ड में बच्चों के साथ। अब इनमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे कि जिनका आपको पता है अगले साल ही नहीं बचेंगे, बिल्कुल। तो मैंने क्या शुरू किया कि मैंने उधर एक तो बच्चों के लिए इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट किए। उसके बाद उनको जो ख्वाहिश थी, जैसे किसी को गुलमर्ग में गंडोला करना है, किसी को दाचीगाम नेशनल पार्क जाना है, तो आई वुड ऑर्गेनाइज दोज टूर्स। अपना ही जितना हमारा स्टाइपेंड बहुत कम होता था तब उसी में ऑर्गेनाइज करते थे। जो उनकी ख्वाहिशात थी वो आप पूरा कर रहे थे। मतलब हालांकि हमें बहुत ज्यादा उसका रिपरकशन भी आता था एडमिनिस्ट्रेशन आधे लोगों से कि आप ऐसे पेशेंट को बाहर ले रहे हो, इसको प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाएगा। तो बट उसमें मेरा सिस्टर स्टाफ बहुत, एक सिस्टर महजूबा होती थी, आई डोंट नो अगर वो देख भी रही हूँ, तब उनने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ही एक्सपर्ट नर्स थी वो। हमेशा बोलती थी सर मैं साइन करूंगी, पेशेंट को कुछ नहीं होगा। एंड इतनी वो खुशियाँ उन पेशेंट्स की हमको देखने को मिली। आहिस्ता आहिस्ता फाइनली क्या हुआ, एक जो लास्ट एपिसोड था जब मैंने रिजाइन किया, वो ऐसा था कि एक कैंसर पेशेंट आया 34 ईयर ओल्ड। ओके। उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, नाइट ड्यूटी पे मैं था, तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। एंड उसकी वाइफ मुझे सिर्फ ये कह रही कि हाथ जोड़ के कि कश्मीरी में हमने बात नहीं की है, कैन वी गेट 3 आवर्स टू टॉक। ऐसा कोई क्रोशियर वर्ड मतलब कि बिल्कुल मतलब। एंड हमारे पास, मैं पूरी जगह गया, कहीं पे हमारे पास वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं था। तब कुछ लोग थे इंचार्ज, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा वीआईपी रूम होता है, लेकिन वो बेड नहीं खोला गया उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट को हमने वार्ड में शिफ्ट किया और पता था कि ये नहीं बचेगा, जाने वाला है। इतनी देर में दूसरा कॉल आया, तो एक पेशेंट आए और वो पेशेंट किसी के काफ़ी नोन थे। तो एकदम से बोला गया कि भाई जल्दी आप ये वीआईपी रूम खोलिए, वो खोलिए। मैं नीचे गया देखने के लिए, वो उतना सीरियस नहीं था, मतलब उसको हम वार्ड में आराम से संभाल सकते थे। तो उन दिनों नया नया मोबाइल आया था, तो मैंने सिस्टर को बोला कि भाई, और भी कुछ नर्सिंग स्टाफ था, कि भैया मेरा जो दिल कह रहा है कि हमें इस पेशेंट को उधर शिफ्ट करना चाहिए, ये बचेगा। और इस ज्यादा सीरियस तो ये है। हाँ, और इस पेशेंट जो नीचे वाला है इसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो टिपिकल फिल्मी हिसाब में हमने बेसिकली विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, हमने इस पेशेंट को जैसे लिफ्ट में उतारते और उस पेशेंट को चढ़ाते, उसको वार्ड चढ़ाया, इसको हमने अंदर लिया। बिकॉज तब एक चाबी रहती है रेजिडेंशियल स्टाफ, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। उसको अंदर लिया, हमने उसको स्टेबलाइज किया विद गॉड्स ग्रेस। फिर उन्होंने काफ़ी साल भी निकाले। उस दिन मॉर्निंग में मैंने नोट्स लिखे और उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया, बिकॉज मुझे पता था तब तक काफ़ी बवाल मच गया था और मुझे पता था कि उसका रिपरकशन कितना आना है। अच्छा। तो घर में भी मैंने नहीं बोला, बिकॉज एज यू नो कि डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ के आपको यहाँ जाना है, तो वो भी मेरे से नाराज थे फॉर सम टाइम। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये, बिकॉज ये मेरे को एक ऐसी चीज दिखी जिसमें आप यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते थे। बिकॉज अपॉर्चुनिटी जब तक ना हो, मुझे कोई काम करने में मजा नहीं आता कि आप, मुझे ना बड़ा अपने आप से इरिटेशन होती थी जब भी मैं देखता था कि ये डॉक्टर का बोर्ड है अवेलेबल 4 PM to 6 PM और फिर आप पैसे लेके पेशेंट को देखो। ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। मैं अभी भी पेशेंट्स देखता हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ, जहाँ हो सकता है, जिसकी हो सकती है। इवन हम
ट्रस्ट भी एक चलाते हैं दादाजी के नाम से। थ्रू दैट जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, हेल्प कर सकते हैं। मतलब मेरा हमेशा ये मानना है कि हेल्थ केयर ज्यादा पैसों के साथ इन्वॉल्व ना हो। हेल्थ केयर जितना पैसों से दूर हो उतना पेशेंट को हेल्प करेगा। तो वही रीजन रहा। और फिर इवेंट मैंने पहले स्टार्ट किया जस्ट एज ए हॉबी। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये भी एक बिजनेस बनेगा या ये भी एक ऐसा चीज बनेगा, क्योंकि उन दिनों आपको भी पता है कि कुछ होता ही नहीं था यहाँ पे। तो 2009 से फिर ये स्टार्ट किया। पहले यहाँ जितनी भी चीजें थी, यहाँ कुछ अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी, प्रिंटिंग तक नहीं होती थी। यहाँ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था लोगों में। सही बात है। तो फिर इन सब लड़कों को ऐसे ट्रेन का, बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने अब शुरू की अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जब आपने रजिस्टर की और काम शुरू किया आपने, ये आपने पहले भी फरमाया और मैं भी उसका विटनेस हूँ कि हाँ, लोगों में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बाकी चीज़ें, इससे कितना रोज़गार मिल सकता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। आपको कौन से चैलेंजेस और कौन से जो दुश्वारियाँ जिसको हम कहें, किन दुश्वारियों को फेस करना पड़ा आपको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बताऊं, एक जो मैंने काफ़ी लॉन्ग फाइट भी जीती और उसमें आई वुड डेफिनेटली थैंक एक उन दिनों जनरल मैनेजर होते थे बिलाल साहब अपने DIC श्रीनगर के। जी। पहले तो इवेंट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट समझाना कि ये एक इंडस्ट्री है, इन इटसेल्फ वाज अ बिग टास्क। बिकॉज चाहे आपको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में किसी को समझाना था, चाहे आपको पेरेंट बाकी डिपार्टमेंट्स में किसी को समझाना था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तब तक हो ही नहीं सकती अंडर व्हाट इज दिस। जी। सो आई कैन टेल यू प्राउडली दैट Space Communications was the first company to be registered as event management company in whole J&K in 2010 February. जी। तो उस वक्त we registered as event management company और शायद पूरे इंडिया में मैं आपको कह सकता हूं कि अब वो MSME की बात कर रहे हैं, हमने MSME 2010 में इवेंट मैनेजमेंट करवाई। उस वक्त मुझे काफी सेक्टर से मेन यही था कि किसी को ये समझ नहीं थी। मुझे लगता था ये क्या काम है, मतलब कि अच्छा आप प्रोग्राम करोगे, अच्छा कोई बंदा आएगा, फिर आप क्या अरेंज करोगे, ये तो हम खुद ही करते हैं, इसमें किस लिए जरूरत है किसी की। देन आई गी, बिकॉज लकीली मैं US से भी आया था तो थोड़ा बहुत उधर से कॉन्सेप्ट था। फिर बैंक वालों को, इंडस्ट्रीज वालों को, उनके पेरेंट, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स थे, आई गेव ए जॉइंट प्रेजेंटेशन। उसमें मैंने उनको समझाया तो थोड़ा थोड़ा उनको समझ आया, बट स्टिल दे थॉट कि उनने मुझे बोला अच्छा डॉक्टर साहब आप करोगे ये 5-6 महीने, फिर आपने बाद में नर्सिंग होम ही खोलना है। तो मैंने बोला सर मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ जितने यहाँ यंगस्टर्स J&K के हैं तो वो सारे इस फील्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। जी। तो वो चैलेंजेस पार करते हुए, इनिशियली तो आपको भी पता है कि पहले लोग पैसे नहीं खर्चते थे इन चीजों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर से भी कोई ऐसा कुछ होता नहीं था कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। सो दिस वर्ड इवेंट मैनेजमेंट को मैं इतना कह सकता हूँ प्राउडली J&K में लाने का कहीं ना कहीं हमने काफी बड़ा रोल प्ले किया कि अब आपको टेंडर्स भी निकलते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बाकी सब चीजें भी है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं एवरीडे, मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ किसी को भी इस बंद सोच सेरेमनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि इवेंट में कैसे करें, जो हमारे ट्रेडिशनल वे। हाँ, या आप देखिए कि कश्मीरी साजिना या एंसेम्बल के हम कैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक करें, या फिर जैसे ट्रेडिशनल अटायर में वन वून कैसे करें। मतलब आप तो हमारे साथ इतने वापस कर रहे हैं बाकी सब प्रोग्राम्स में, तो एटलीस्ट आज के डेट में आप देखिए कि वो सारे म्यूजिशियंस कितने बिजी हैं, मतलब कहीं ना कहीं दे आर बिजी इन वन और द अदर थिंग्स। एटलीस्ट रोजगार सबका कहीं ना कहीं चल रहा है। इसी तरह से डिजाइनर है, इसी तरह से प्रिंटिंग वाला है, साउंड वाला है, मतलब एवरीवन इज बिजी, या लाइटिंग वाला है। मतलब हमारे यहाँ यूजुअली तो या रेडियो या दूरदर्शन में काम होता था और कोई ऑल्टरनेट था नहीं। बिल्कुल सही। बट दिस वाज द ऑल्टरनेट दैट वाज क्रिएटेड फॉर ऑल दीज पीपल। बिल्कुल, एक विंडो सा खुल गया लोगों के लिए, और बहुत सेक्टर्स में, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में सिर्फ आर्टिस्ट या सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस या जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इससे ड्राइवर से लेके फूड सप्लायर, पानी देना, बाकी चीज़ें, टेंट वाला, इसमें बहुत सारे जो ज़िंदगी के शोबे हैं इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक इवेंट कामयाब इवेंट होता है वो। और रोज़गार भी बहुत सारा बढ़ गया लोग इससे, और आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, वो हम जानते हैं। जब आपने शुरू किया फिर और भी लोग इसमें जुड़ गए, कुछ लोग कामयाब नहीं हुए, वो पीछे हटे, लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत डेडिकेशन थी तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि जब जो काम आपने स्टार्ट किया उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और आप एक इंस्पायर्ड मॉडल हैं उनके लिए, रोल मॉडल हैं आप उनके लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसका मैं पर्सनली विटनेस हूँ। अमित जी, अब इवेंट मैनेजमेंट की बात चल रही तो ये सवाल यहाँ मुझे
जहन में आया कि एक इवेंट प्लानर के लिए जो प्लान करता है इवेंट्स या जो कंपनी चलाना चाहता है, उसके लिए किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो इवेंट मैनेजमेंट इन इटसेल्फ एक काम है, इसमें आपको 24/7 एक्टिव रहना है। ये वो काम है नहीं कि मतलब आज मैंने काम किया, अब मैं दफ्तर में बैठ के इसको सिर्फ सिंपली फॉलो करूंगा। आपका अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि क्राइसिस पे क्राइसिस कभी भी आ सकता है। हाँ। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि छोटे इवेंट से लेके बड़ा इवेंट हो, जब भी आप कोई काम करेंगे, सबसे पहले यू नीड टू हैव पेशेंस। बिल्कुल, बिकॉज जब तक आप में पेशेंस नहीं होगी, आप टीम को लीड नहीं कर सकोगे। सही बात है। नंबर 2, आपको इंक्लूसिव रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही सही है, बिकॉज कभी कभी आपसे जूनियर, कभी कभी आपसे सीनियर, कभी कभी आप ही की उम्र का बंदा या जिसको आप जैसी एक्सपीरियंस हो, वो आपको आपसे बेटर इनपुट दे सकता है। आप वो साहब बन के नहीं बैठ सकते। हाँ, आपको हर चीज में इन्वॉल्व, इंटरेस्ट लेना है, इन्वॉल्व होना है। सही बात। बिकॉज ये ऐसा काम है कि इसमें हर मोमेंट में चेंज आ सकती है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे टफ से टफ हम इवेंट्स करते हैं, मतलब अभी हमने खेलो इंडिया किया या अभी हाउस बोट फेस्टिवल था या बाकी सब इवेंट्स थे, तो आपको रात में स्नो स्टॉर्म भी आ सकता है, आपको रात में बर्फ 3-3 फीट भी आ सकती है। सही बात। आपको स्टेज पे बैठे हो तो 2 मिनट में सब उड़ भी सकता है स्टॉर्म में, और आपको बैकअप प्लान भी रखना है। इवेंट मैनेजमेंट या कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है। सही बात। इवेंट मैनेजमेंट में सबसे जो बेसिक चीज है कि यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ बैकअप प्लान्स। कि ए फेल हो गया तो बी है, बी फेल हो गया तो सी है, सी फेल हो गया तो डी है। सही बात। ताकि जब आप अपना इवेंट कर रहे हो तो आपको उस सारे प्रोसेस में अगर कोई भी ट्रबल आता है तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ टीम वर्क। नो वन पर्सन कैन जस्ट कि मैं बोलूंगा बस मैं हूं भाई, मैंने इवेंट जबरदस्त किया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ इतनी लंबी टीम जुड़ी होती है, जैसा कि आपने बोला, राइट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट वाला। बिल्कुल रखते हैं। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर अमित वांचू से बात कर रहे हैं आज, जो एक बहुत ही एक्लेम्ड इवेंट प्लानर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे गोशों में ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं वहीद जिलानी, आपका होस्ट। हमारे साथ अमित वांचू जी जुड़े हैं। इनसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हो रहे हैं। उम्मीद है आप को भी बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि एक यूनिक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले लोगों में कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये इसके रोही रवां रहे हैं और भी लोग जुड़े हैं, रोज़गार मिला है लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल अगर छोटा सा भी फंक्शन हो, चाहे ऑफिशियल लेवल पे हो या घरेलू शादी ब्याह का मामला हो, लोग अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ को, फर्म्स को या इवेंट प्लानर्स को ढूंढते हैं ताकि वो सही से वो काम अंजाम दे पाए। अमित जी, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर एक अनजान क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है, वो आपको जानता भी नहीं है, बाहर से कांटेक्ट करता है, जी मुझे
चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग है, चाहे कुछ भी है, वेडिंग प्लान करना है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बड़ा इवेंट है, तो हाउ डू यू गेन द ट्रस्ट ऑफ अ क्लाइंट, और आप उसको सेटिस्फाई कैसे करते हैं ताकि वो ये इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं जी, ही इज़ द राइट पर्सन जिसके हाथों में मेरा जो इवेंट है सेफ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और मैं आपको बताऊं कि हमारे सारे बिजनेस में एवरीथिंग इज ऑन ट्रस्ट। यस। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे जब भी आपको बाहर से क्लाइंट करेगा कांटेक्ट, तो या तो उसने आपका ऑनलाइन कुछ देखा होता है, बिल्कुल, या कहीं से उसको रेफरेंस आई होती है। तो वी ऑलवेज ट्राई कि जिनका भी, स्पेशली अगर वेडिंग या कॉर्पोरेट होगा, तो हम उनको इनवाइट करते हैं श्रीनगर फॉर फर्स्ट टाइम, एंड मेनी टाइम्स वी ट्राई टू स्पॉन्सर देयर स्टे एंड एवरीथिंग हियर, बिकॉज दे कैन जस्ट कम एंड हैव देयर टिकट, एंड वी टेल देम कि आप आओ, पहले आप देखो सारा क्या है, बिकॉज बहुत से लोगों को अनफॉर्चुनेटली अलग एक इम्प्रेशन होता है कश्मीर का, कभी कभी कुछ और चीज़ों का भी माइंड में रहता है, तो उनका आना बड़ा जरूरी होता है। और वहाँ से वो साइट विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ उनका इवेंट प्लान करना हो, वो साइट विजिट भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग है या किसी का अपना बड़ा क्लोज हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट क्लाइंट इवेंट है, तो इसके सबसे जो टॉप मोस्ट कनेक्टेड बंदे हैं वो सब आ रहे हैं, तो वो वैसे ही टेंशन में होता है कि सबको वहां लाना है, तो पता नहीं कैसा क्या होगा, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहां मैं कभी गया नहीं हूँ जी। तो सबसे पहला हमेशा होता है कि मीटिंग इन पर्सन, और अगर फॉर एग्जांपल कभी वो ना आ पाए पहले, तो हम जाके उनसे जरूर मिलते हैं वहां उनके अपने शहर में जहां वो होते हैं, देन वी गिव देम सम प्रेजेंटेशंस, देन वी इनवाइट देम अगेन एंड इनवाइट देम विद देयर फैमिली और विद देयर पार्टनर, जो भी उनका कॉर्पोरेट अगर क्लाइंट होगा तो। उसके बाद जब उनको घुमाते हैं, तो आपको पता ही है कि हमारे कश्मीरी लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं सब, राइट फ्रॉम शिकारा टू हाउस बोट टू टैक्सी ओनर, एक वो बैरियर टूटना शुरू होता है, उनको लगता है कि नहीं, जो मैंने सोचा था या जो मैंने देखा था वैसा नहीं है। और आप देखोगे फिर वो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पूछने के, अच्छा अगर यहाँ करे तो क्या होगा, देन आप उनको थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस भी लेते हैं। We also get a lot of help from some departments who are basically very helpful in sharing, because हर किसी को ये भी होता है कि अगर हम आ रहे हैं तो कुछ अगर क्राइसिस हुआ, कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट साइड से क्या हो सकता है, प्राइवेट साइड से क्या हो सकता है। तो जैसे ही वो ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होता है और क्रॉस चेक उन्होंने बाकी सब चीज़ें, आपका काम बाकी सब चीज़ें किया होता है, वो उनको उतना कंसर्न नहीं होता है जितना कंसर्न उनको ये होता है कि कमिंग हेयर, द सेफ्टी, द ट्रस्ट एंड ऑल अदर थिंग्स, इवेंट कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो वो हमारा पहला स्टेप हमेशा होता है। सेकंड, अ गुड प्राइसिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कश्मीर इज़ ए वेरी मतलब प्राइसी डेस्टिनेशन, क्योंकि कमरे भी महंगे हैं, बाकी सब चीज़ें भी, टिकटें भी महंगे हो जाती है। तो उन लोगों को हम कोशिश करते हैं कि बाकी जगह से कंपेरिजन में उनको प्राइस थोड़ा सा बेटर मिले, और उसी बजट में उनको एक अच्छी, मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे वो सोविनियर जो बाहर का लाए, मेरा हमेशा ये फोकस होता है कि सोविनियर कश्मीरी यूज करे, चाहे वो सैफरन यूज करे, चाहे वो पेपर मैशी के आइटम यूज करे, वुडन वॉलनट हो, हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो भी आप दे रहे हो बारातियों को या लड़की वालों को या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, वो आप लोकल, एक तो उससे उनको भी सस्ता पड़ता है और हमारे यहाँ वाले बंदों को भी काम मिलता है। सही बात। तो वो सब चीजें और वो सब एलिमेंट्स डालने से एक बॉन्डिंग बनती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि पीपल टू पीपल जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप इमेजिन नहीं करोगे वही साहब कि जब वो आते हैं, फिर यहाँ जब वो 2-3 विजिट्स होते हैं, उसके बाद मुझे लगता है हमारा रोल से हमसे ज्यादा वो ज्यादा लोगों को जानते हैं, बिल्कुल रिश्ते बन जाते हैं। हाँ, और वो फिर उनको कोई वो नहीं रहता है कि अब यहाँ आए ना आए। एंड हमारे इतने क्लाइंट, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो, जो भी है, वो 1 हैज मल्टीप्लाइड इनटू 10, बिकॉज ये मैक्सिमम चीजें रेफरेंस से ही आती हैं, ये बाकी सब चीजों से उतना नहीं आती जितनी रेफरेंस से आती है। बिल्कुल सही। आपका काम देख के, और क्लाइंट जब आप सेटिस्फाई करते हैं क्लाइंट्स को, तो वो 10 लोगों को ये बोलते हैं कि अगर कश्मीर में करना है तो इनसे कराइए, वो सही बात है। अच्छा अमित जी, मुझे बताइए कि जैसे अगर हम यहाँ की सरकार की बात करते हैं, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ हमारी बहुत पनप रही हैं, ये जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्कुल है। अब पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग जुड़े हैं इनसे। तो गवर्नमेंट साइड से इस इंडस्ट्री का सपोर्ट है, अगर नहीं है तो क्या वजूहात है? नहीं, देखिए बेसिकली इवेंट आप जैसा कि कह रहे हैं कि अब इट इज ऑर्गेनाइजिंग एज एन इंडस्ट्री, और मतलब जैसे अगर हम खाली अपनी बात करें तो हमारे साथ भी कम से कम 5-6 हज़ार यूथ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी बेस्ड होते हैं, जुड़े हुए जब भी इवेंट्स होगा। इसी तरह से बहुत सी कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं जी। तो
आई थिंक पिछले कुछ टाइम से सपोर्ट आना शुरू हुआ है कि जैसे कि अब आपकी ऑनलाइन टेंडरिंग होती है। पहले तो हमें समझ नहीं आता था कि टेंडर्स कब हुए कब नहीं हुए। सही। तो ऑनलाइन टेंडरिंग में क्या हुआ है कि चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने एक चीज जरूर सोचनी है कि जब भी हम फोकस करते हैं टूरिज्म का या बाकी सब इंडस्ट्रीज का, इवेंट मैनेजमेंट एक माइस टूरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इवेंट मैनेजमेंट भी इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा टूरिज्म जम्मू या कश्मीर रीजन के लिए बहुत ले आता है। बिल्कुल सही। और हमने भी काफी बार रिक्वेस्ट की है और कुछ चीजों पे दे आर ऑल्सो डूइंग कंसंट्रेशन कि कैसे हम इसको और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, किसी और यूटी में जाते हैं, तो बहुत बार हम भी वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर पाते बिकॉज वहाँ लोकल इंडस्ट्रीज कहते हैं कि नहीं जी ज़्यादा काम लोकल्स को मिलना चाहिए। सही बात है। तो हम भी इनसे कुछ रिक्वेस्ट किया है कि जैसे अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा, अगर आप मतलब बहुत बड़े हैं तो ठीक है, वेर इन लोकल वाले नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, तो बड़ों को मिल जाए। लेकिन जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे इवेंट्स हैं, बिकॉज कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ छोटे मतलब मानिए जो अभी अभी 1-2 साल से शुरू कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी लोकल पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। लोकल पार्टिसिपेशन को हम ज्यादा अगर देंगे स्पेस, जैसा कि कुछ चीजों में वो कर भी रहे हैं कंसिडर, तो उससे क्या होता है कि एक तो लोकल यूथ एंगेज होना शुरू होता है, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन प्रमोशन एंड प्रोग्रेस इन द यूटी इटसेल्फ। और उससे क्या क्या होता है कि उन लोगों का विजन भी बढ़ता है। मतलब अब मानिए कोई रूरल या अर्बन बैकग्राउंड से आया, अभी 6 महीने पहले कंपनी स्टार्ट की, उसको हम टेस्ट मॉडल पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स दे, कोई गलती भी करेगा, कोई सीखेगा भी, ऐसा ही चलता है। हर किसी ने गलती की है तब जाके आगे भी बढ़े। सही बात है। तो वैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मुझे बताइए अमित जी, एक कामयाब इवेंट को पाए तकमील पहुंचाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? देखिए, हर किसी इवेंट को अगर आपकी स्ट्रेटजी मतलब वही स्ट्रेटजी हर एक की होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कामयाब इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, मैं कभी भी किसी भी इवेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। अच्छा। चाहे वो आपका बहुत ही स्मॉल बजट वाला इवेंट है या बड़ा, बिकॉज जो क्लाइंट है उसके लिए वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो पहले आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें इवेंट की स्केल को। नंबर 2, अ वेरी नाइस होमवर्क। मतलब होमवर्क इन द सेंस कि जो भी आपका इवेंट है, इसको आप ऐसे लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम जब हाउस बोट फेस्टिवल कर रहे थे तो आपको पानी में स्टेज लगाना था, 8 फीट नीचे भी लगाना है, तो आपको ये भी सोचना है तूफान भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। तो हमने कम से कम उसमें 10 से 15 दिन सिर्फ रेकी किया है विद ऑल द काइंड ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग स्टेज, कि कैसे क्या हो सकता है। तो शायद मे बी तभी उसका आउटपुट बड़ा अच्छा है। या हमें वाटर स्क्रीन लगाना था या लेजर लगाना था, कम से कम हमने 1 महीना टीम को बैंगलोर से भी लाया, टीम को चेन्नई से भी लाया, टीम को बॉम्बे से भी लाया देखने के लिए। उसमें जरूर ये होता है कि जैसे हम जब इवेंट करते हैं, मेरा ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रह जाता है बिकॉज मेरा ऐसा टारगेट होता है कि आर्टिस्ट को अच्छे पैसे मिले, बाकियों को अच्छे, बिकॉज जब उनको अच्छा मिलेगा वो आपको अच्छा देंगे रिजल्ट। सो नेवर एवर डू कंजूसी इन स्पेंडिंग, इवन इफ योर प्रॉफिट मार्जिन इज लेस, इफ यू हैव टू गेट क्वालिटी, तो उसमें आपका खर्चा होगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अक्सर हम वो नहीं करते। प्लान करना बहुत जरूरी है। हम तो मानिए हमें वायरिंग लेनी थी पानी के अंदर से जी। अब इसके लिए आपको जो भी स्नेक वायर वाटरप्रूफ लेनी है वो लेनी है, और वो यहाँ किसी के पास नहीं थी। हमें वो बाहर से लानी है, बिकॉज अदरवाइज पानी में से जब लाइट चलेगी जेनसेट से, तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट सो मेनी पीपल। बिल्कुल सही। सो उसको हमने इतनी अच्छी तरह से रेकी किया कि हमारे को कोई फॉल्ट नहीं आया उसमें, बिकॉज अगर ये चीजें आप नहीं करोगे तो कभी साउंड गई, कभी लाइट गई, तो उसका फिर मजा ही नहीं आता है। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्पॉन्सिबल लोग उसके लिए हों, चाहे आप वो सैलरी पे हैं, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसे भी आपके हैं, और हर किसी चीज का बैकअप टीम हो। हाँ, मतलब सही बात। मैं आपको बोलूं कि मैं जब भी कोई इवेंट करता हूँ, मेरे को जेनसेट वाले हो, साउंड वाले, वो मुझे कहते हैं सर आप फजूल में ये दो क्यों लगा रहे हो, 3। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि अगर जेनसेट हो गए तो 2 के बदले 3 होंगे, साउंड अगर होगा तो 2 के बदले 3, बिकॉज टेक्निकल फॉल्ट आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। कब ये मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात। इसी तरह से जब आप ये काम कर रहे हैं, देन योर पीपल हु आर बेसिकली एंगेजिंग द ऑडियंस, चाहे आपके एमसी हैं, एंकर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, सही बात है, या अवार्ड सेरेमनी है, या आपके मोमेंटोज है, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, इट हैज टू बी यूनिक।
वर्क ऑन दैट। यस, जितना आप इसका होमवर्क बेसलाइन करेंगे, ये वैसे ही है जैसे हमारी एक विंटर ब्रेक नहीं होती थी, उसके बाद हम मार्च में आते थे इम्तिहान देने, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। मतलब नेवर अंडर एस्टिमेट एनी इवेंट इन योर लाइफ, एनी डिपार्टमेंट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये मैं अक्सर कहता हूँ कि मानिए आपने आज बड़ा जबरदस्त इवेंट किया और अखबार में आपकी तस्वीरें छप जाएंगी, आप बड़े खुश होंगे या मीडिया पे आएंगे, फिर किसी दिन कोई नेगेटिव न्यूज होगी, उस दिन भी आपकी तस्वीरें छपेंगी, आप बोलेंगे मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। सो न तो आप बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाइए जब आपका पॉजिटिव आ रहा है, और ना ही आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए जब आपका नेगेटिव प्रोफाइल में चलना बहुत बिकॉज दिस इज लाइफ। किसी दिन इट विल बी अप, किसी दिन इट विल बी डाउन। बिल्कुल सही। द ओनली थिंग इज कि आपने अगर अपना एफर्ट किया है, हो सकता है उस दिन नहीं मिला सक्सेस, एक दिन मिला, अगर सक्सेस नहीं भी मिला लेकिन उससे जो आपने एक्सपीरियंसेस सीखा, दैट इज व्हाट यू हैव टू पिक अप। एवरी इवेंट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस। सही बात है। एंड कभी भी इट शुड नॉट गो टू योर हेड। अगर आपने ये सोचा बस अब तो मैं हूं और तो कोई है ही नहीं, तो दैट इज द लास्ट डे। बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ हर दिन चेंजेस है। बिल्कुल सही। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और आप आज सोचते हैं कि आपने कुछ जबरदस्त किया है इन बॉम्बे, अगले बंदे ने उसका वाईफाई और वायरलेस में कुछ अलग ही निकाला। बिल्कुल सही बात। सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड। देयर आर ऑलवेज चेंजिंग ट्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब। हर जगह दुनिया में चीजें बदलती रहती हैं। ये बहुत वजह फरमाया आपने कि सर पे नहीं चढ़ना चाहिए कि वो सही बात है। अमित जी, यहाँ हम अपने मेहमान के लिए गाने का इंतखाब करते हैं, एहतमाम करते हैं, इस गाने को देखते हैं। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, हमारे साथ साथ जो देखने वाले हैं वो भी देखें, उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, अमित जी से और बातें करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त और जाने माने इवेंट प्लानर, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे ज़िंदगी के गोशों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमित वांचू जी। अमित जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने बहुत बार ब्रेक से पहले ये फरमाया कि लोगों को जोड़ रहे हैं आप, लोगों को रोज़गार मिलता है इस इंडस्ट्री से, जो और भी लोग जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिए कि हमारी जो यंग जनरेशन, जो यूथ है हमारा, उनके लिए क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री का जब आप एंट्री पॉइंट लोगे तो इट्स वेरी इजी, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि हाउ यू कैन मैनेज अ स्मॉल प्रोग्राम, वो आपका स्कूल से भी स्टार्ट हो सकता है, कॉलेज से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप आज की डेट में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स है कि आप में जो टैलेंट है आप उस हिसाब से जा सकते हैं। इफ़ यू आर ए गुड मैनेजर, यू कैन गो एज एन इवेंट मैनेजर सही बात ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। If you are good in talking and engaging audience, you can come as an MC. If you are good in technical, चाहे आपका साउंड है, तो आपको आजकल पता होगा कि इवन प्री वेडिंग शूट्स कितने होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। सो अगर आप देखोगे बहुत से यंगस्टर्स, इफ़ यू आर अ गुड फोटोग्राफर, अगर आपका थोड़ा सा अच्छा वीडियोग्राफी में है, या हमारे यहाँ आप ड्रोन और FPV लड़के आ रहे हैं नए नए। अभी रिसेंटली हमने क्रिसमस फेस्टिवल किया था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा लड़का है, छोटा, मतलब हार्डली 21 ईयर ओल्ड, ऐसा कमाल का FPV शूट उसने किया है, मतलब या ड्रोन शॉट्स लिए उसने, कि मैं खुद हैरान हो गया कि कहाँ से, मतलब अभी तो इतना छोटा है ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि टेक्निकल लाइटिंग में, बिकॉज हमारे यहाँ अब लाइटिंग की बड़ी डिमांड है, चाहे वो इवेंट में है, चाहे वो फोटोशूट्स में है, चाहे शादी ब्याह में। अच्छा, उसके बाद बहुत से अच्छे लड़के अब आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग करके फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, इवन फ्रॉम NIT एंड SSM, वी हैव पीपल who design a wonderful stage. They are giving you wonderful designs उस चीज में। इवन NIFT से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, वो लोग, बिकॉज इसमें पैसा ठीक है अगर आप काम अच्छा करते हो। इनिशियली एकदम से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने भी अपना थोड़ा प्रोफाइल बनाना है। मतलब 1-1.5 साल आज की डेट में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में दोगे तो उतना टाइम तो लगता ही है कि आप ग्रो होंगे जी। तो उसके साथ साथ जैसे अब डिजाइन डेकोर जो वेडिंग का है वो एक अलग आया है, कॉर्पोरेट डेकोर का एक अलग ही एस्पेक्ट है। इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आप में एक मिनिमल टैलेंट भी है, यू कैन इजीली गेट एन एक्सेस, और वो आपको यहाँ घर बैठे मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हो, चाहे टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, मतलब अब आप देखिए आजकल 3D मैपिंग आया हुआ है, आजकल लेजर शोज आए हैं, आजकल वाटर स्क्रीन वाला एस्पेक्ट आया हुआ है। बेशुमार डिपार्टमेंट्स में जिसमें हमारे यंगस्टर्स जुड़ सकते हैं
और थोड़ी सी मेहनत करके, जैसा कि आपने फरमाया कि थोड़ा अपना प्रोफाइल बनाना है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मतलब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहा कि फोटोग्राफी है, इवन जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल उनका भी तो है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया और अभी आप वो आजकल वो मंजे हुए कलाकार हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा काम करते हैं, आपसे सालों साल से जुड़े हैं। इसके थ्रू आप आर्ट कल्चर भी प्रमोट होता है, इवेंट मैनेजमेंट। और मैंने पहले भी कहा कि इन चीज़ों का मैं विटनेस हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े। अगर हम आर्ट की बात करें तो वो आगे जाकर एक उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपना काम दिखाया, और इस वक्त वो प्रेजेंटली बहुत कामयाब आर्टिस्ट हैं, चाहे म्यूजिशियंस हैं, चाहे वोकलिस्ट हैं। बिल्कुल। और जैसे हमने फरमाया, आपने फरमाया कि डिपार्टमेंट्स बहुत हैं, साउंड है, लाइट है, स्टेज डेकोरेशन है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिर एडिटिंग है, ऑनलाइन, अच्छा लाइव देना हो आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया, बिल्कुल, डिजिटल तो इतने सारे डिपार्टमेंट जुड़े हैं और इतने लोगों के लिए स्कोप बनता है इस इंडस्ट्री में। तो आपकी इस इंडस्ट्री को, या जो हमारी इंडस्ट्री है, हम दोनों ये अपने बच्चों से गुजारिश करें, आइए, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, बिल्कुल, तो आप आइए और जुड़ जाइए, तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। हाँ, मतलब दो ही चीजें हैं कि देखो, जब भी आप आओ एक इंडस्ट्री में या किसी के साथ जुड़ो, एकदम से पैसा मत सोचो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स में ये एक मैंने देखी थोड़ी सी चीज है कि जैसे ही वो आए, हाँ, तो उनको एकदम से मनी अट्रैक्ट्स देम मोर, हार्ड वर्क गोज लेस। जो भी बंदा पैसे के पीछे ज्यादा जाता है ना, उसको ज्यादा देर तक सक्सेस नहीं रहती है। सही बात, इनिशियल ईयरों में। बिकॉज बात, आपको जो सिखाने वाला है, जो आपका मेंटोर बनेगा, जो आपको बेसिकली ट्रेन करेगा, वो भी आपका एग्जाम ले रहा है। सही बात। वो देखता है कि भैया ये आर्ट की ओर ज्यादा जा रहा है कि पैसे की ओर ज्यादा जा रहा है। सही बात। द मोमेंट उसको लगता है पैसे की ओर, तो वो आप में इंटरेस्ट कम लेगा। द मोमेंट आप अपना वो हार्ड वर्क, बिकॉज अगर आपने आर्ट में मेहनत की या आपका जो भी टैलेंट है उसमें मेहनत की, तो 100% आपको पैसा आएगा ही आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अमित जी, आपका एक और पहलू है आपकी शख्सियत का, बहुत पहलू है आपके, आप बहुत ही काबिल इंसान हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो वहाँ वो दुख दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। आप एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसके अंडर आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे एम्बुलेंस का हो, जैसे बाकी जो सहूलियात हैं आप मुहैया कराते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, बेसिकली हम एक ट्रस्ट चलाते हैं, HN वांचू ट्रस्ट, मेरे दादाजी के नाम से। तो उसके थ्रू हम देते हैं एम्बुलेंस सर्विस, जैसे कश्मीर रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अच्छा। तो उसमें हम देते हैं, जो भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको फ्री होती है, जो उसके अबव होते हैं उनको वी चार्ज फ्यूल। पहले हमने फ्री रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मिसयूज हो गई, उसको मैनेज नहीं हम कर पाए, तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा उसमें रखना पड़ा कि जस्ट फ्यूल चार्जेस हो। उसके अलावा वी ट्रीट कैंसर पेशेंट जिनका भी कुछ इश्यू हो। वी हैव सम टाई अप्स विद नरगिस दत्त फाउंडेशन बॉम्बे में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, बाकी कुछ दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं। और जो भी सेमी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मतलब जिनको बेसिकली उतने वेल ऑफ नहीं है, तो उनमें जहां जहां पे हम लिटरेसी वाले कैंपेन्स में मदद कर सकते हैं वो करते हैं। देन अनदर इंटरेस्ट इज विद फार्मर्स, बिकॉज मुझे फार्मिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। तो हमारे जैसे कोऑपरेटिव है, सैफरन कोऑपरेटिव फार्मर्स का है, उनको लिंक में कराता हूँ कि हमने लास्ट टाइम जो वहाँ के फार्मर्स थे तो उनके अच्छे अच्छे ऑर्डर्स, बिकॉज आपको पता है कि जैसे टेम्पल्स में सैफरन बहुत यूज होता है, तो मेरा बड़ा शौक हमेशा रहता है कि हिंदूज और मुस्लिम्स को कैसे कनेक्ट करें। वो मेरी जिंदगी का एक मतलब मानिए एम है। सही बात। तो टेम्पल जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडिया में तिरुपति टेम्पल है, या महाराष्ट्र का गणपति टेम्पल है, या साईं बाबा टेम्पल है, उनको और ये फार्मर्स कोऑपरेटिव को ज्वाइन करके अच्छे बड़े ऑर्डर्स उनको सैफरन के मिले, वो लोग भी वहां गए, ये लोग यहाँ आए, तो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है आपस में। सो इस ट्रस्ट के थ्रू हमारे बेसिक ये वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, फार्मिंग, एग्री, हॉर्टी के जो भी हम इनिशिएटिव्स कर पाते हैं उनको कैसे जोड़ें आपस में भी, और हर किसी का जितना भी बेनिफिट हो सके। और ये हम जो भी सब अपने दोस्त लोग हैं जो हेल्प करते हैं इसमें। इसमें आपका कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है? नहीं, वी हैव नेवर टेकन एनी गवर्नमेंट। अच्छा अमित, यू हैव बीन ए स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट। उसका
क्या थ्योरी है आपकी नजर, उसका नजरिया जानना चाहते हैं। मेरा हमेशा मानना है, देखिए कि हर किसी इंसान का अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज अगर हम एक ही इंसान के प्रिज्म से देखेंगे तो या तो वो एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा या एक्सट्रीम नेगेटिव होगा या मिडिल होगा, जो भी होगा। लेकिन जब आप इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, वहीद साहब है, अमित है, कोई और है, ये 3 लोग से किसी और 3 डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जगह से मिलते हैं, तो हम डिफरेंट कुछ पॉजिटिव भी लेके जाएंगे, कुछ नेगेटिव भी लेके जाएंगे। तो उसका अगर आप सम अप करोगे तो हमेशा रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। बिकॉज देखिए, लोग हर जगह आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। हर कास्ट में, हर फेथ में, हर जगह आपको अच्छे। अब आप अच्छे इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है। आप मानिए कि हम कल बॉम्बे जाते तो टैक्सी ड्राइवर मिला, वो अजीब सा मिला, तो हम इंप्रेशन करते सारे बॉम्बे वाले ऐसे ही। वो टैक्सी वाला अच्छा मिला तो हमें लगता है सारे ऐसे अच्छे। बट व्हेन यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, सो जितना ज्यादा कनेक्ट लोगों में होगा उतना आप पॉजिटिविटी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ये बात है कि जितना आप लोगों से मिलेंगे पॉजिटिविटी उतनी फैलेगी। बिकॉज फाइनली बहुत पॉजिटिव लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, आप J&K में कितने लोग, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई और इतना बढ़िया। जब आप इस एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हैं उनको, तो वो ही एक एनर्जी आप अपने यंगस्टर्स को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। बाकी तो एक दिन हम सब ने जाना है इस दुनिया से, कुछ लेके तो जाना नहीं साथ। सही बात है, सही बात। अमित जी, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। इस ब्रेक के बाद और बातें आपसे करेंगे। तो नाजरीन, अमित जी से गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वेलकम बैक। आपका प्रोग्राम महकती सुबह जारी है और हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं डॉक्टर अमित वांचू। एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया सोशल वर्कर हैं, इवेंट प्लानर हैं, हमारे सन ऑफ द सॉइल है, हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमित जी, इतना काम किया है आपने और भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बहुत काम करने का जज्बा है आप में, वो हम देख रहे हैं। इस दौरान हर एक क्योंकि इंसानी फितरत है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, ऑनर्स मिले होंगे, एजाज़ात आपको दिए होंगे। उसके बारे में थोड़ा सा जो काबिल ज़िक्र है, मुझे मालूम है कि लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन जो भी काबिल ज़िक्र आपको याद, जितने भी आपको याद आए, उसमें बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से आपको मिली हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। सबसे पहला शुरुआत जो मतलब एक तो छोटे छोटे अवार्ड्स तो काफी मिले थे कॉलेज में भी, मैंने पहले कहा लिस्ट बहुत, बट मेन मेरे को लगता है एक तो एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन था पॉल हैरिस फेलो, जो रोटरी इंटरनेशनल होती है जी। रोटरी एक तंजीम है पूरी दुनिया में जो सोशल वर्क का काम करती है। तो जब अर्थक्वेक आया था 2005 में, तो तब मैं और बहुत से हमारे बाकी साथी भी लोग थे, हमने उड़ी में रोटरी की मदद से स्कूल्स जितने भी बने वो सब हमने बनाए। अच्छा। और तब हम करीब 2 महीने वहीं रुके, टंगडार और उड़ी में। अच्छा। तो बहुत से लोग हमारे को वो छोड़ के भी चले गए इस दुनिया से जो हमारे साथ थे जी। तो तब रोटरी ने हमें उसके लिए एक अवार्ड दिया था एज मेरे को पॉल हैरिस फेलो। तो वो एक उस वक्त बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज
वो काम भी काफ़ी तब टफ टेरेन थी और बड़ी, उसमें आपको पता ही अर्थक्वेक में कितना नुकसान हुआ था। वहाँ से चले तो फिर हमारा जब सारे पूरी दुनिया में कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर बेसिक इंटरव्यू की 3-4, तब क्या था, तब हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं होता था अच्छा, तो जब मुझे फाइनल इंटरव्यू देना था मुझे दिल्ली जाना पड़ा उस दिन और तब भी किसी का घर में रुकना पड़ा, बिकॉज उन दिनों बड़े कम ऑप्शंस होते थे, चीजें वैसी थी नहीं, तो मतलब बड़ी मुश्किल से मैं सोच रहा था इंटरव्यू के वक्त कनेक्शन नहीं कटना चाहिए, तो बट दिल्ली में नहीं कटा बिकॉज यहाँ से काफी कट जाता था। तो देन आई वाज सिलेक्टेड एज येल वर्ल्ड फेलो। फिर हमारा ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम होता है, उसकी भी एक मजेदार कहानी ये थी कि वो सिलेक्ट करते हैं कि पीपल हु आर रिलेटेड विद मेडिसिन एंड आर्ट हैव डन समथिंग ग्रेट, तो उसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। अब प्रेजेंटेशन देनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन दिनों हालात आपको पता, बीच में एकदम से सब बंद हो गया, तो मुझे प्रिंट आउट भी नहीं कहीं मिला कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं, ना ही तो कंप्यूटर कुछ चल रहा है। अब जब कुछ नहीं मिला तो मेरे एक दोस्त का प्री स्कूल चलता था, तो मैंने उन बच्चों को लाया, तो एक वीडियो कैमरा था, मतलब सिंपल सा, वो आपको याद है हैंडी कैम होता था, बिल्कुल सही। तो उन बच्चों को मैंने लिख के दिया, जो मैं ऐसे लिख के पढ़ रहा था, वो वहां से पढ़ रहे थे, तो वी मेड अ प्रेजेंटेशन ऑफ दोज किड्स, जो मेरे को प्रेजेंटेशन देनी थी। और मैं गया, बॉम्बे में थी प्रेजेंटेशन, मैंने सोचा अब पता नहीं क्या होगा, मेरी तो बिकॉज वहां सब लोग जबरदस्त ग्राफिक्स लेके आए थे, तो हमारा तो 3 दिन से लाइट भी नहीं थी यहाँ पे। एंड यू वोंट इमेजिन, जब उन्होंने वो प्रेजेंटेशन देखी, दे अवॉर्डेड अस एज द फर्स्ट, लाइक ब्रिटिश काउंसिल ने, बिकॉज उन्होंने बोला ये पहले कॉन्सेप्ट यूनिक है कि प्री स्कूल के बच्चे हैं, वो प्रेजेंटेशन आप उनके थ्रू दिलवा रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो देन आई टोल्ड देम द बैकग्राउंड कि मेरे को कोई और ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज लाइट गई थी, कहीं प्रिंटर नहीं था, कहीं कोई और चीज नहीं थी, तो मेरे पास और कुछ नहीं था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिला आपको। हाँ, सो दैट वाज अनदर फेदर के उसमें हुआ। फिर सबसे बड़ा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता है, एक बहुत ही बड़ा है, एंड आई प्लान टू डू समथिंग लाइक दावोस इन J&K, होपफुली अगले साल से करेंगे कुछ उसका। तो मैं यंगेस्ट ग्लोबल लीडर था 2009 में जी। तो J&K से हमारे पहले एक उमर अब्दुल्ला साहब गए हुए हैं और एक मैं था, जो 2 हुए थे, तो उसने काफी ज्यादा मेरा होराइजन हुआ इंक्रीज। फिर SIP फेलो होता है सिंगापुर इंस्टीट्यूट का, हाँ। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया फॉर ऑल द वर्क दैट आई हैड डन, तो वो भी एक, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपका एक मुकाम उससे बन गया। फिर कॉमनवेल्थ फेलो, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का होता है, जिसमें अपने UK के प्रिंस और वो एडिनबरा वगैरह ड्यूक जो हेड होते हैं, तो वहाँ एज कॉमनवेल्थ फेलो रहे। देन स्टार अचीवर अवार्ड होता है, जो एक US बेस्ड कंपनी आपको देती है, तो वो बॉम्बे में मिला, तो उसने भी थोड़ा सा एनर्जाइज किया और आप एनकरेज और ज्यादा होते गए। फिर फाइनली हार्वर्ड हर किसी का ड्रीम होता है, किसका नहीं होता है, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब उन्होंने भी ऑनर किया। तो फाइनली फिर 2018 में, मतलब हांगकांग यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम होता है एशिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट का, एज एशिया ग्लोबल फेलो जी। तो इंडिया से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो वहाँ भी बहुत हमने, इनफैक्ट उनके साथ तो अभी भी काफ़ी प्रोग्राम्स हम करते हैं ऑन मेंटल हेल्थ एंड अदर थिंग्स जी। एंड फाइनली एस्पेन फेलो रहे, जो कमल नयन बजाज फेलो इंडिया के होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं KBF फेलो, और फिर उसके थ्रू हम एज एस्पेन फेलो रहे। सो ये सब चीज़ें चलती रही, और भी हम दुआ करेंगे, और हमारी बेस्ट विशेस हमारे साथ, आपके साथ हमेशा रहेंगी। अच्छा अमित जी, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, ये इवेंट प्लान करना, सोचना, कॉन्सेप्ट बनाना, फिर डील करना क्लाइंट्स के साथ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और आप माशाल्लाह जाने माने पर्सनैलिटी हैं हमारे कश्मीर से। अदर देन दिस, जो आपका ह्यूज वर्कलोड है, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज होती है यूजुअली गाने लिखना। टाइम मिलता भी है आपको? अब तो कम मिलता है, लेकिन पहले यूजुअली जैसे कॉलेज टाइम में भी, और कभी कभी अब मैं जहां भी मेरे को मिले टाइम, तो अक्सर आई लाइक टू राइट पोइट्री, समटाइम्स कॉमिक, मतलब मेरे मामा जी हैं, उनके साथ हम कोशिश करते हैं डेवलप करने के लिए जो भी कुछ चीजें हों। गाने सुनना, डांस करना, ये सब मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज आप इवेंट में स्ट्रेस भी बहुत होता है, और जब तक आप अपना स्ट्रेस रिलीव नहीं करोगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बूढ़े लोगों से बातें करना, मतलब व्हेनेवर आई विल बी इन कार, तो मुझे बड़ी एक हॉबी मेरी है लिफ्ट देना एल्डरली लोगों को। आपने देखा होगा इसमें सीतिक्छना सन एल्डरली नाफक मतलब जनान आसिया मर्द ऐसे तिम पातिल नेरा नेरा, वो जब दुआएं देते, वो दुआई खैर कम से कम होता है 10-12 मिनट्स का, मतलब कि कर्मक से रेशपी रसावाल, कर्मक से 10 की रसावाल,
मतलब that gives me so much of, because I only request one thing to all youngsters कि जो हमारी सॉइल है ना, जो उस सॉइल में एक मजा है कश्मीर का, उसको हम किसी और चीज से मिक्स ना करें। बाकी सब करो, मतलब एक्सपेरिमेंट करो, चीजें करो, लेकिन जो हमारी रिवायती चीज है उसको आप संभाल के रखो। सो दैट इज वन ऑफ माय हॉबीज, आई एंजॉय दैट। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आपका मशवरा बताइए। आप मैसेज बता सकते हैं, उनके लिए आपका मैसेज या मशवरा क्या रहेगा? देखिए, मैं उनको ज़्यादा, तो आजकल के यंगस्टर्स वैसे भी लेक्चर ज़्यादा सुनते नहीं है, तो उनको हम सिंपल ये बोलेंगे कि पहले तो जो भी आप काम चूज करो लाइफ का जी, उसमें आपका दिल भी लगना चाहिए, दिमाग भी। सही बात है। ऐसा नहीं कि खाली दिमाग लगे तो आप करोगे और दिल नहीं होगा, या दिल खाली लगे तो दिमाग नहीं। मतलब यू हैव टू बी अ बिट कैलकुलेटिव, बिकॉज आजकल कॉम्पिटिटिव जमाना है। सही बात। नंबर 2, जो भी आप प्रोफेशन चूज करो, चाहे आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या किसी और चीज में जाना चाहते हैं, होमवर्क अपना बिल्कुल सही ढंग से करें। सही बात। और जब भी, मेरा एक है कि खासकर आप जब 12th कंप्लीट करते हैं, अगर आप उसके बाद कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है, आप उस इंस्टीट्यूशन में 6 महीने ऐसे ही काम करो जी। क्योंकि हर किसी चीज का क्या होता है कि जब आप उसको दूर से देखते हो तब उसका एक इंप्रेशन होता है, जब आप उसमें जाते हो मे बी या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा या आप बोलोगे मुझे ये करना ही नहीं। सही बात। प्रैक्टिकली जब आप उस चीज में जाओगे, सो वट एवर ऑप्शन, चाहे आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में 6 महीने 1 साल काम करो। सही बात। वो चीज करने से पहले, ताकि आपको समझ आए कि क्या आप इसके लिए बने हो। ट्रेड सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं करोगे तो आप चाहे डिग्री करोगे, देखो कोई भी चीज आप डिग्री से नहीं सीख सकते जब तक आप में प्रैक्टिकलिटी ना हो। सही बात है। सो ये 2 चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और तीसरा, पैसे के पीछे मत भागो। बिल्कुल। आप अपने पैशन और आपकी जो अपनी परसेवरेंस है उसके पीछे भागो, बिकॉज अगर वो चीज आपने आई तो पैसा आपके पास आएगा। सही बात। That's briefly what I would like to tell them. अमित जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए। उम्मीद है हमारे जो देखने वाले हैं इनको भी अच्छा लगा होगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी बहुत मजा आपने आया। टाइम दिया। हमारी पूरी न्यूज़ 18 टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे, मुख्तलिफ जो आपके और गोशे हैं ज़िंदगी के। लेकिन एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वहीद साहब, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अमित वांचू, एक सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट प्रमोटर और बहुत सारे गोशों में जैसे आपने देखा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सन ऑफ द सॉइल हमारे कश्मीर से हैं। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हो जाएंगे हाजिर। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।